Dear students, welcome to my class. As you can see that this is the part 4. So guys, today I will continue the remaining part of the chapter Weathering the Storm in Razma. In this chapter, we have discussed a main figure whose name was Prashant and his story, how he faces tough situations in his life and hitting the storm was one of them. So guys, at the end of part 3 we came to know that quickly the news spread that Prashant is alive and came back his village, and his extended family gathered around him and hugged him tightly. They all became crying. His brother, sister, uncle, aunts, all of them were. So we will see in this part what happened the next, how Prashant recovered in this from this situation, how he overcome, and how his family came there to encourage him. So let's continue our part here. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. बच्चों, पार्ट 3 की एंडिंग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रशांत जब अपने विलेज में वापस आ जाते हैं इतनी कठिनाइयों को पार करने के बाद, तो वे क्या पाते हैं कि जब वे अपने गांव, अपने घर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा मकान उनका टूटा फूटा था और सडनली उनके दिमाग में आइडिया आता है कि ही शुड विजिट द रेड क्रॉस शेल्टर होम। तो वो रेड क्रॉस शेल्टर होम जाते हैं और वहाँ पर वो पाते हैं कि सबसे पहले उनकी ग्रैंडमदर उन्हें मिलती हैं, साथ ही साथ बाद में उनकी पूरी फैमिली, उनके अंकल, आंट, उनके ब्रदर एंड सिस्टर सभी आते हैं और सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं ये देख करके दैट प्रशांत इज़ अलाइव एंड ही हैड केम बैक, प्रशांत वापस आ चुके हैं। तो पूरी फैमिली उन्हें मिलकर हक करती है, खुशियाँ मनाती है, लेकिन उनका आशियाना जो था, घर जो था, इस स्ट्रोम में, इस चक्रवात साइक्लोन में पूरी तरीके से टूट चुका होता है, तहस नहस हो चुका होता है। तो अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रशांत और उसकी फैमिली इसकी भरपाई कर पाती है और कैसे वो यूनिटी के साथ इस टफ सिचुएशन को फेस कर पाते हैं। तो यहाँ क्या बताया है, बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। अगले दिन जब सुबह होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग, ही टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन, जो शेल्टर होम रहता है वहाँ की बहुत बुरी स्थिति होती है, वहाँ की जो कंडीशन होती है वो प्रशांत को बहुत ज़्यादा डेस्परेट करती है, निराश करती है। और उस प्रशांत इस स्थिति का जायज़ा ले चुका होता है कि ऐसे कितने दिनों तक हम इस शेल्टर होम में रुके रहेंगे। तो अपने आप को प्रशांत थोड़ा सा इनकरेज करता है। ये देखिए यहाँ पर दिया, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ इट मीन्स वो अपने आप को हिम्मत बंधाता है। ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेव, वो साहसी होने की कोशिश करता है, अपने इन जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश करता है। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रिफ settling upon the 2500 strong crowd in the shelter। अब यहाँ पर जब वो एक पूरा राउंड लेता है उस शेल्टर होम का, तो वो क्या पाता है, उसने उस शेल्टर होम में शेल्टर लिए हुए 2500 लोगों को, इट मीन्स तकरीबन 2500 लोगों को उसने पाया कि 2500 लोग, कुछ परिवार जिनकी संख्या कितनी है 2500, जो उसके गांव के लोग थे, वे सब क्या हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं, दुख में डूबे हुए हैं। 86 लाइफ वर लॉस्ट इन द विलेज, और उसके गांव में 86 इट मीन्स 86 लोगों की, 86 पीपल्स हैड बीन डाइड, 86 लोग जो थे, 86 पीपल थे, वे अपनी जान गंवा चुके थे। किसमें बच्चों, ये जो साइक्लोन हिट हुआ था उनके, कहाँ पर, इरज़मा, जहाँ पर वो अपने दोस्त के घर गए थे। और उनके विलेज का नाम क्या था बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू, इट्स कालीकूड़ा। कालीकूड़ा विलेज जो था, प्रशांत वहाँ से बिलोंग करते थे। ऑल द 97 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे,
और जो 97 हाउस थे, 97 या 96 जितने भी घर थे, वे सब क्या थे? दे वॉश्ड अवे, दे वर कोलैप्स्ड, डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड। वे सभी साइक्लोन में नाश हो चुके थे, विनाश हो चुका था। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। ये उनका 4था दिन था इस शेल्टर होम में, क्योंकि उनके पास रहने और खाने की कोई जगह नहीं थी। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब प्रशांत अपने घर की ओर जाते हैं और दूर से देख करके अपने घर को रोने लगते हैं, क्योंकि उस जगह जहाँ उनका घर हुआ करता था, वहाँ उनके घरों के कुछ अवशेष बस पेड़ों पर अटके हुए थे। कुछ चीज़ें थी जिसको देखकर लगता था यस इट वॉज हिज होम, जो उसका घर था। इस शेल्टर होम में रहते हुए उन्हें कितने दिन हो गए थे? 4 दिन हो चुके थे। सो फार दे हैड सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट। और अब तक वे सभी लोग किस पर सर्वाइव कर रहे थे? किस पर आश्रित थे? ग्रीन कोकोनट, पेड़ों जो गिरे हुए थे, कोकोनट के ट्रीज जो वहाँ पे फॉल हो चुके थे, गिर चुके थे, उन ग्रीन कोकोनट को खाकर वो अभी तक जिंदा थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में, मैंने आपको बताया कितने लोग थे वहाँ पे? अराउंड 2500, 2500 लोगों के बीच में ये कोकोनट की जो संख्या थी, ट्यूमलेट ऑफ पीपल, लोगों की संख्या के सामने ये जो इतनी भीड़ थी, एजिटेटेड क्राउड जो थी, उत्तेजित भीड़ थी, वो बहुत ज़्यादा कम पड़ चुके थे नारियल, और लोगों की संख्या कैसी थी? ज़्यादा थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है बच्चों। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। Prashant, all 19 years, decided to step in as leader of his village, if no one else did. अब प्रशांत ने ऐसे समय में भी, देखिए एक प्रशांत की मेन क्वालिटी बच्चों, जो मैं हमेशा आपको कहते हुए आई हूँ, वाई ही इज़ कॉल्ड अ हीरो ऑफ दिस चैप्टर, ही इज़ कॉल्ड द सेंटर फिगर ऑफ दिस स्टोरी। क्यों उसको एक नायक के रूप में देखा जाता, हीरो के रूप में? क्योंकि देखिए प्रशांत सिर्फ कितने ईयर्स ओल्ड था बच्चों? ओनली 19 ईयर्स ओल्ड, 19 साल का एक बालक था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत, जब वहाँ पर कोई भी लीडर नहीं था, ऐसी स्थिति में 19 साल का ये जो प्रशांत था, उसने अपने गांव का, अपने विलेज का नेता बनना। नेता बनना से मीनिंग यहाँ पर ये नहीं कि उसने कोई चुनाव लड़ा या वोट लिया। इट मीन्स उसने अपने गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली कि अब जो भी करना है वो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि इफ़ नो वन एल्स डिड, क्योंकि वहाँ पर और कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन प्रशांत वॉज ओनली द पर्सन हु हैड गैदर्ड हिज करेज एंड बिकेम एज अ लीडर एंड वर्क फॉर हिज विलेज। अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। He organized a group of youth and elders to jointly pasteurize the merchant once again to part with his rice. और उसने क्या किया? उसने लोगों को, जो नवयुवक थे, यूथ थे, और जो ओल्ड पीपल थे, वृद्ध पुरुष थे, उनके ग्रुप्स को क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, संगठित किया। उसने 2 ग्रुप बना दिए। फर्स्ट वॉज फॉर यूथ एंड सेकेंड फॉर ओल्ड पीपल। जो वृद्ध लोग थे और नवयुवक थे, उनके दलों को संगठित किया और उनको एक साथ मिलाकर जो मर्चेंट्स थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके गांव के आसपास के, ओके, तो क्या किया उसने? उन व्यापारियों के ऊपर दोबारा से चावल बांटने के लिए उसने दबाव बनाया। चावल क्यों बांटा बच्चों? क्योंकि कुछ व्यापारी थे जो अपने आप ही उनकी मदद के लिए उठ खड़े हुए थे, लेकिन ये उन्हें नहीं पता था कि ये परिस्थितियां कब तक चलनी, उनका घर कब बनेगा या कंडीशन कब नॉर्मल होगी इस पैंडेमिक में। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत ने सोचा कि क्यों ना कुछ मदद ही लोगों से मांगी जाए। इसलिए उसने ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज किया और जो मर्चेंट्स थे उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप हमें राइस दीजिए या खाने की कुछ चीज़ें दीजिए। चलिए देखते हैं। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रम्पेंटली, wading through the receding water with flood for the entire shelter. अब क्या हुआ? This time was delegation succeeded. अब चूंकि इन्होंने एक प्लान बनाया था कि क्यों ना हम जो मर्चेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, उन्हें हम
दबाव बनाएंगे कि वे हमें खाने पीने की चीज़ें दें, और उनकी ये जो प्लानिंग थी वो काम कर गई, और इस बार जो उनका डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल था उनको सफलता मिल गई, और वे धीरे धीरे, पानी कैसा होता है, रिसीडिंग, इट मीन्स पानी वापस जा रहा था, फ्लड, बाढ़ का पानी उतरने लगा था। और ऐसी स्थिति में सभी जो शेल्टर में रुके हुए थे उनके लिए खाने की सामग्री लेकर विजयी होकर के लौटे थे। कौन? वही लोग बच्चों जिनका प्रशांत ने क्या बनाया हुआ था, ग्रुप बना दिया था कि वे जाकर के व्यापारियों पर दबाव बनाएं। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, लेकिन इस बात की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि वे जो चावल वे लेकर लौट रहे हैं वे पहले से ही सड़ चुके हैं। बच्चों सड़ क्यों चुके थे? जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लड, बाढ़ के प्रभाव की वजह से जो रखे हुए चावल थे वे भी लगभग सड़ने की स्थिति में आ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने जो ग्रुप्स प्रशांत ने बनाए थे कि वो किसी भी काम में उनका हाथ बटाएंगे, उन्होंने गिरे हुए जो ट्रीज थे उनकी ब्रांचेस को इकट्ठा किया ताकि आग को जलाया जा सके और उसके ऊपर क्या किया जा सके, एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस, और उसके ऊपर क्या पकाया जा सके, एक चूल्हा बना करके आग जलाई जाए, लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए और कई चूल्हे बनाकर उन्होंने उस राइस को पका करके भोजन या खिचड़ी के रूप में देने की कोशिश की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार ऐसा दिन आया था, द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। अब 4 दिनों के बाद बच्चों ऐसा दिन आया था बहुत मुश्किल से, 5वें दिन, कि जितने भी शेल्टर होम में रहने वाले जीवित शरणार्थी थे उन्होंने भरपेट भोजन खाया था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses। और बच्चों मैंने आपको बताया था अगला काम प्रशांत का क्या था, इस नवयुवक का मेन टारगेट था कि वो आने वाले समय के लिए कुछ यूथ को संगठित करे। ओके, उसने नवयुवक जो थे, यूथ थे, नौजवान लोग थे, उनको इकट्ठा किया। स्वयं सेवकों का दल जिसे हम वॉलंटियर कहते हैं, जो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उनके दल को उसने संगठित किया था। क्यों? ताकि जो शेल्टर होम था वहाँ पर मैले पदार्थ जैसे कि यूरिन, वॉमिट और जो कार्केसेस, जो लोगों की, पक्षियों की, पशुओं की लाशें, सड़ी गली चीज़ें जो दुर्गंध फैला रही थी, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो क्या कर सके, उन्हें हटा सके और गंदगी और दुर्गंध को दूर कर सके, ताकि ये जो उनका शेल्टर होम था वो रहने के लायक बन सके। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उसने इन्हीं लोगों को, ऐसे लोगों की सेवाओं में लगा दिया था जो घायल थे, लोगों के घावों और जो उनके फ्रैक्चर का, उनको जो साइक्लोन की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, इस बाढ़ की वजह से जो परेशानियां हुई है, शारीरिक क्षति पहुंची है, फिजिकली जो हिट हुए थे, उनके घावों को दूर करने के लिए क्या बनाया हुआ था, प्रशांत ने एक नवयुवकों का एक गठन कर लिया था, एक दल या ग्रुप बना लिया था जो कि उन लोगों को सर्विस दे सकें। चलिए आगे देखते हैं। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. अब क्या हुआ, 5वें दिन जब सरकार का दौरा होता है तो वहाँ पर 5वें दिन उन्होंने पाया कि जो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, सेना का हेलीकॉप्टर, वो उनके शेल्टर के ऊपर उड़ने लगा और उसने वहाँ पर क्या किया, एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और खाने के कुछ पैकेट्स उन्होंने नीचे की ओर गिराए ताकि इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ चीज़ें मिल सकें। ये देखिए यहाँ पर ये आसमान की ओर हाथ फैलाए हुए ये जो
men and women, and one child is also there who is requesting for the food. आसमान में ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूड पैकेट यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर लेकर के आया हुआ है. देन इट डिड नॉट रिटर्न, और कुछ पैकेट्स फेंकने के बाद वे जो हेलीकॉप्टर थे वे वापस नहीं आए थे. सो बच्चों, आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 5 में कंटिन्यू करूँगी. टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.